क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कितना एक्साइटिंग है ना। और हम आज चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 के पार्ट 1 वीडियोस में हमने वैसे ऑर्गेनाइजेशन देखे जो थोड़े छोटे स्केल के हैं, और आज हम देखने वाले हैं बड़े स्केल के ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 2 हिस्सों में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंपनी होगा जिसके बारे में हम जानेंगे उसको हम कहते हैं सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं आपको 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम दिखाती हूँ। नंबर 1 इसको खाते हो ना, और नंबर 2 ये भारत की है लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मानी जाती है। तो कोऑपरेटिव का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी, यानी कि सहयोग। जब कुछ मेंबर्स एक साथ आते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, एक साझे उद्देश्य के लिए काम करने के लिए, और वो उद्देश्य क्या होगा? सदस्यों का, मेंबर्स का बेनिफिट, मेंबर्स का वेलफेयर। उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये वेलफेयर मोटिव से बनाई जाती है। चलो आज हम देखेंगे अमूल की कहानी। अमूल कोऑपरेटिव की कहानी एक बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमारी कहानी शुरू होती है खेड़ा जिला गुजरात में। यहाँ के लोग गोधन पालते थे, दूध इकट्ठा करते थे, पर इतना दूध गांव में कौन लेगा, और वो शहर तक जा नहीं पाते थे। तो मिडिल मैन इनसे दूध खरीद के शहर ले जाकर अच्छे कीमत पे बेचते थे। तो जितना प्रॉफिट बनता था वो मिडिल मैन का होता था। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे वो बड़े परेशान कि दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, पर प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा है। 1946 में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक कॉल किया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें सुझाव दिया, क्यों नहीं आप अपनी सहकारी समिति, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलते हो। आप दूध इकट्ठा करो, आप ही दूध बेचो, सारा प्रॉफिट आप ही लोगों के पास जाएगा। तो 1946 में बना खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। और पहले दिन कितना कलेक्शन हुआ था जानते हो? 247 लीटर्स। इस मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेतृत्व किया त्रिभुवन दास जी पटेल ने, श्री हरिचंद जी मेघा दलाया जी ने और श्री वर्गीस कुरियन जी ने। और इनके नेतृत्व में कहाँ से कहाँ अमूल पहुँच गया। आज की तारीख में जानते हो कितना कलेक्शन होता है पर डे? 263 लाख लीटर्स। और इंडिया का सबसे वेल नोन ब्रांड क्या है? अटली बटली डिलीशियस अमूल। तो ये कहानी सुनकर आपको भी इंस्पायर्ड लग रहे होंगे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो उसकी रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी, और इनका गवर्नेंस होता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर, भारतीय सहकारी समिति अधिनियम के अंडर। तो सहकारी समिति के हम लोग कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नंबर 1 है वॉलंटरी मेंबरशिप, ऐच्छिक सदस्यता। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से वॉलंटरीली इसमें जुड़ भी सकता है और इसमें से निकल भी सकता है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, पर बने रहने के लिए कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है। फाइनली इसकी सदस्यता खुली होती है। इसमें लिंग, जात पात इन सब भेदभाव के ऊपर होता है, कोई भी इसका सदस्य बन सकता है। फिर हम देखेंगे इसका लीगल स्टेटस, इसकी वैधानिक स्थिति क्या है। ये जानना है कि इसको रजिस्ट्रेशन करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये सोसाइटी काम नहीं कर सकती। नंबर 2, सोसाइटी की जो अपनी आइडेंटिटी है, इसकी जो अपनी परिचय है, ये मेंबर्स के परिचय से अलग है। सोसाइटी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीमेंट्स बना सकती है, ज़मीन खरीद सकती है, संपत्तियां बना सकती है, किसी पे केस कर सकती है, या उस पर भी कोई केस कर सकता है। तो सोसाइटी की जो पहचान है वो मेंबर्स की पहचान से अलग है। अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है या अगर कोई मेंबर छोड़ जाता है, इससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी चलती रहती है। आई बात लायबिलिटी की। सोसाइटी के मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी या सीमित दायित्व होता है। कितना दायित्व? जितना उनका अंश है सोसाइटी में। और सोसाइटी में कितने मेंबर्स होते हैं? सोसाइटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। अब इतने सारे मेंबर्स जो हैं सब मिलकर तो कंट्रोल नहीं करते ना, सब मिलकर तो सोसाइटी को चला नहीं सकते ना, मैनेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेंबर्स वोट डाल के एक मैनेजमेंट कमेटी बनाती है, और ये मैनेजमेंट कमेटी सोसाइटी के कामकाज देखती है। और सोसाइटी का उद्देश्य, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो है वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की कल्याण। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, और अगर कुछ लाभ बनता है वो मेंबर्स के बीच में डिविडेंड के तौर पर दे दिया जाता है। तो ये तो थे फीचर्स सोसाइटी के। अब सोसाइटी के बेनिफिट्स देखते हैं, क्यों लोग सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी में एक बड़ा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, वो है कि 1 पर्सन 1 वोट।
और सबका वोट इक्वल होता है। चाहे आप कितना भी आपने सोसाइटी में पूंजी दी हो, पर आपको एक ही वोट मिलेगा। तो जिसने 10 रुपया लगा है उसको भी एक वोट मिलेगा, जिसने 1 लाख रुपया लगाया है उसको भी एक ही वोट मिलेगा। लायबिलिटी सीमित होती है, सीमित दायित्व होती है। जितना आपने पैसा लगाया है उतना ही जोखिम आप वहन करेंगे। सोसाइटी की निर्माण प्रक्रिया भी काफ़ी सिंपल है। मैंने जैसे आपको बताया था, मिनिमम 10 मेंबर्स की ज़रूरत है, रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने ज़रूरी है, और इसका गवर्नेंस होगा इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत। सोसाइटी के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स अपनी सेवाएं देते हैं वॉलंटरीली, उसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज नहीं करते हैं। तो इसलिए उसकी जो एक्सपेंडिचर होती है वो काफ़ी कम होने लगती है। कई बार तो कस्टमर्स भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, तो ये जो मार्केटिंग का एक लंबा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस यहाँ छोटा हो जाता है। एंड फाइनली कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें गवर्नमेंट से सहायता मिलती है। कैसी सहायता? इनकम टैक्स का एक लो रेट, जो लोन्स लेते हैं बैंक से उस पर एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इनको हेल्प करती हैं। अब सोसाइटी की लिमिटेशंस भी होंगी, चलो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग सोसाइटी के मेंबर बनते हैं वो जितना रिसोर्स डाल सकते हैं उतना ही सोसाइटी का रिसोर्स बनेगा। ज़्यादातर अमीर लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं जाते हैं, क्योंकि अमीर पर्सन चाहते हैं हम जो पैसे लगा रहे हैं हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए, और सोसाइटी में तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाभ का मोटिव तो है ही नहीं, इसलिए सोसाइटी की रिसोर्सेज थोड़ी कम होती हैं। सेकंड नंबर पे इसकी मैनेजमेंट ना उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि एक बिज़नेस चलाने के लिए लोगों को बड़ी स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत होती है। अगर सोसाइटी के मेंबर्स के पास वो स्किल्स हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो वो मैनेजमेंट भी थोड़ी सी लेस कॉम्पिटेंट हो जाती है। एक और पॉइंट याद रखना, सोसाइटी बड़ी इकोनॉमिकली चलती है ना, इसलिए वो बिग सैलरीज देके बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को नहीं ला सकती है काम करने के लिए, इसलिए भी उसकी मैनेजरियल एबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। हमने जब वो सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप की बात की थी, हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, गोपनीयता की बात कर रहे थे। सोसाइटी में कोई गोपनीयता नहीं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब सदस्य के सामने खुलकर चर्चा होंगी। साथ साथ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जो पब्लिक डोमेन में चली जाती हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होती हैं? जैसे गवर्नमेंट को आपको ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करने रहे वो सब दिखाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जो इतनी सुविधाएं भी देती है, साथ साथ गवर्नमेंट कंट्रोल भी तो करती है। फाइनली डिसीजन मेकिंग, सोसाइटी क्या काम करेगी, कैसे करेगी। अब जब इतने मेंबर होते हैं, सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, और इतने अलग व्यूज़ होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होना शुरू हो जाता है, इससे डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। जानते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कितने टाइप के होते हैं? चलो देखते हैं। नंबर 1, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऐसे आपने देखे होंगे ना, ऐसे भी देखे होंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन बनाते हैं? आप, मैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं। जो कंज्यूमर्स उचित दाम पर, फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, वो अपनी एक कोऑपरेटिव बनाते हैं। कोऑपरेटिव क्या करता है कि वो होलसेलर से थोक में माल किनता है, ह्यूज अमाउंट्स में खरीदता है, उससे काफ़ी कम प्राइस में माल मिलता है, फिर उसको अपने मेंबर्स में वो बेचते हैं एक फेयर प्राइस पे। अगर कुछ लाभ होता है मेंबर्स में बढ़ जाता है। सो दिस इज़ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल इसी तरह एक और होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि जो लोग उत्पाद बना रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, उनको भी चाहिए रॉ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कच्चा माल चाहिए, उसको भी वो फेयर प्राइस पे पाना चाहते हैं, इसलिए वो एक साथ होते हैं। एक साथ होने से क्या होता है, उनकी नेगोशिएटिंग पावर काफ़ी बढ़ जाती है। एक और चीज़ है कि समिति अपने मेंबर्स के जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो भी खरीद लेती है, और कई बार उसे भी मार्केटिंग करने में मदद मिल जाता है। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, विपणन सहकारी समिति। ये बनाते हैं छोटे प्रोड्यूसर्स जो अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास वो एबिलिटी भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो वो सब एक साथ होकर एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है। सोसाइटी जितने मेंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट खरीद लेती है, फिर वो उसका पैकेजिंग करती है, लेबलिंग करती है, उसको एडवर्टाइजिंग करती है, उसको सेल करती है। तो ये सारा काम सोसाइटी करती है, और जो प्रॉफिट बनता है वो मेंबर्स में बढ़ जाता है।
चौथे नंबर पे है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान सहकारी समिति। ये क्या होता है? जो किसान चाहते हैं कि मुझे उचित दाम पर माल मिले, जैसे खाद चाहिए, सीड्स चाहिए, बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स चाहिए, बहुत कुछ जानना है, तो वो एक साथ होकर घुल मिलकर काम करना चाहते हैं। तो वो जो फार्मर्स कोऑपरेटिव बनता है वो अलग अलग जगह से नॉलेज ले आती है, टेक्नोलॉजी ले आती है, कहाँ अच्छा सीड मिलता है वगैरह, वो मेंबर्स के होकर सौदा करके उसको लाकर मेंबर्स को देती है। केवल यही नहीं, किसान की अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या किसान की कोई ज़मीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उसको भी सुलझाने में मदद करती है। और फिर हम देखते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी ऋण समिति। कुछ लोगों को लोन लेना है तो वो साहूकार के पास जाएंगे, साहूकार बड़े हाई रेट पे उनसे इंटरेस्ट लेंगे। तो साहूकार के शोषण से बचने के लिए वो एक ग्रुप तैयार करते हैं और सब कोई उस ग्रुप में कुछ पैसे डालते हैं। जिसको लोन की ज़रूरत है वो ग्रुप से लोन लेता है और वो कम ब्याज पे उसे मिलता है, फिर वो पैसे वापस कर देता है, कोई और उसको लोन को ले सकता है। तो यही बनता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो छठा टाइप है, सिक्स्थ टाइप है, उसको हम कहेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप जहाँ रहते हैं आपके अगल बगल में आपने कुछ देखे होंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हैं जो लोग उचित प्राइस पर एक मकान अपना चाहते हैं, तो अब मार्केट में जाके शायद खरीदे तो उनके बजट से बाहर होगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब वो बनाते हैं, सोसाइटी उनके बिहाफ पे ज़मीन खरीदती है, फ्लैट्स बनाती है, उनको फ्लैट दे देती है या ज़मीन के पार्सल कर टुकड़े टुकड़े करके उनको देती है, ताकि वो अपना एक उचित दाम पर अपना एक आवास बना सके, अपनी एक हाउस बना सके। और मेंबर्स मकान का या ज़मीन का कॉस्ट कैसे चुकाते हैं, उसके लिए उनको EMIs बन जाती हैं, किश्तें बन जाती हैं, जिससे वो आसानी से चुका सके। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं और कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। सारांश में आप इसको एक बार फिर से देख लो और अगले वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बारे में। आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि आज हम इस पर डेली एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोशिश